एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेव मोशन। आप लोग हेडिंग बना दीजिए, वेव मोशन। देखिए फिजिक्स में ना 4 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। कौन कौन सा? जिससे अभी आप लोग पढ़े थे एसएचएम, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेव या वेव मोशन। तो ये दोनों जो है 11 के पार्ट में, हालांकि आपके लिए कुछ 11-12 है नहीं, आपके लिए तो पूरा एक ही सिलेबस है। और 12 में जाकर इसके बाद आपको पढ़ना होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी, और पढ़ना होता है वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। ये आपका है 12 में, है ना। ये चारों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। जैसे पिछले चैप्टर एसएचएम के समय हम लोग 2 चीजें पढ़े, एक समझे फेज क्या होता है, एक नई कंसेप्ट था फेज, एंगल और फेज में बेसिक क्या अंतर है। अब ये फेज वर्ड बार बार आएगा, एसी में अलग अलग सर्किट में आएगा, कैपेसिटिव सर्किट का फेज इतना डिफरेंस है ना। तो एसी चैप्टर में भी आपको बार बार यूज होगा। वेव तो नाम ही है वेव ऑप्टिक्स, इसमें पूरा आपका वेव का कंसेप्ट यूज होगा। तो एसएचएम जो होता है ना, वो बस एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब इक्वेशन हमें समझ में आना चाहिए। एसएचएम में इक्वेशन याद कीजिए, हम लोग बनाए थे y इक्वल टू a sin x या a sin थीटा, फिर a sin ओमेगा t, जैसा भी बनाइए, अलग अलग फेज का था। y इक्वल टू a sin थीटा था, थीटा को हम लोग ओमेगा t बोले थे, a sin ओमेगा t। फिर हम लोगों को पता चला था ये ओमेगा टी है, ये सब क्या है, फेज है। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इनिशियल फेज भी हो सकता था, ओमेगा टी प्लस 5 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक आपको ना फॉर्मेट मिल गया कि अब हमारा इक्वेशन होने वाला कैसा है, एक ऐसा इक्वेशन होने वाला है, उसमें साइन या कॉस होने वाला है ना। अब वहां ये जो इक्वेशन है उसकी यूज करते हुए हमें एसएचएम नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना वेव है एक्चुअल में। एसएचएम अलग से कोई पार्टिकल ऐसा दुनिया में नहीं मिलेगा जो एसएचएम बैठकर कर रहा है, करता है। जैसे मान के चलिए आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, इसका एटम, हर एक एटम क्या रेस्ट में है? आंसर नहीं, रेस्ट में नहीं है। वो कैसा है? एसएचएम में वाइब्रेशन करते रहता है। टेम्परेचर सराउंडिंग में जो थर्मल एनर्जी उसके कारण कोई भी मटेरियल है, आपको जैसे मान के चलिए आप चारों तरफ जो भी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो रेस्ट में आपको दिख रहा है, उसके अंदर उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे जब जाएंगे तो उसका एटम हमेशा वाइब्रेशन में रहता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एसएचएम करता है, लेकिन वो एसएचएम हमें नहीं पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स की मोशन हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग उसके लिए एक सिंपल टर्म बना दिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हम लोग केटीजी में पढ़ते हैं, वो भी गैस के लिए, सॉलिड वगैरह के लिए पढ़ते ही नहीं है। पर हमें जो एसएचएम का कंसेप्ट सीखे, एसएचएम का कंसेप्ट क्या सीखे कि कोई पार्टिकल एक मीन पोजीशन होगा, इसके आगे जाएगा एक फिक्स डिस्टेंस तक, फिर वहां पे आएगा और फिर पीछे आएगा, है ना। ये जो मोशन है, इस टू एंड फ्रो मोशन, इसी को हम लोग बोल देते हैं एसएचएम। इसको आप लोग वर्टिकल प्लेन में भी समझ सकते हैं कि एक मीन पोजीशन है, पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा, एक एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से एक नीचे जाएगा, यहाँ फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। ये जो मोशन हो रहा है, ये जो एसएचएम हो रहा है, इस एसएचएम को यूज करते हुए हम सीखेंगे वेव, है ना। तो अच्छा, अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि वेव और एसएचएम में क्या रिलेशन है। अभी जो हम लोग पढ़े एसएचएम, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेव मोशन, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत ध्यान से समझिए। तो उससे पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा, वेव, एक टर्म है वेव, और वेव क्या है, ठीक। तो आंसर है वेव कुछ नहीं, वेव एक एनर्जी है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए। हम लोग बोले यूनिवर्स आर मेड ऑफ 2 थिंग्स। हमारा जो यूनिवर्स है ये 2 चीजों से मिलके बना है, एक मैटर से बना है और एक एनर्जी से बना है। ताकि बाद में जैसे भी थोड़ा 2-4 चैप्टर खत्म होगा और मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे, वहां पे ड्यूलिटी आ जाएगा, दी ब्रोगली प्रिंसिपल। वहां पे पता चलेगा कि मैटर में भी वेव नेचर है, वेव में भी मैटर का नेचर है। पर एक मोटा मोटा तौर पे, यानी शुरुआती स्तर पे हमें समझना है, तो हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में 2 चीजें हैं,
फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, बोलोगे दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक में कॉन्शियसनेस है, एक में कॉन्शियसनेस नहीं, यानी लिविंग नॉन लिविंग जैसा कुछ हम बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में जाओगे तो बोल सकते हैं दुनिया में दो ही चीजें हैं, किसी के पास कार्बन कंटेंट है, कार्बन नहीं है, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। इसी तरीके से फिजिक्स में हम लोग बोलेंगे पूरे यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो वो मैटर है या वो एनर्जी है। जैसे आप लोग क्या है, तो आप लोग बेसिकली मैटर है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एनर्जी है, जिसके कारण आप डिसीजन लेते हैं, आप सोचते हैं, वो एनर्जी है। बाकी आपका बॉडी जो है वो एक मैटर है। ये दीवार क्या है, एक मैटर है ना। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज क्या है, एनर्जी है ना। बेसिक बेसिक बातें हम समझते हैं। लाइट, लाइट क्या है, एनर्जी है। यही एनर्जी वाले टर्म के लिए हम लोगों ने बात किया वेव, ठीक है। तो ये एनर्जी वाले टर्म के लिए हम लोगों ने क्या बात किया, वेव। एक्चुअल में एनर्जी वेव नहीं है, एनर्जी कैसे चलता है, एनर्जी कैसे रहता है, एनर्जी का स्टडी जो है वो वेव है ना। तो वेव को कई बार हम लोग एनर्जी भी समझते हैं, जैसे लाइट एक वेव है, साउंड एक वेव है, हीट एक वेव है। दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो सब वेव है। पर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, वो जो एनर्जी का मोशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव मोशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, एनर्जी की मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, वेव मोशन। क्लियर है ना। ओके, तो बेसिक बातें हमें तो समझ में आ गया कि वेव क्या है। तो वेव को अगर एक बेसिक फीलिंग लेना है कि वेव है क्या, तो हम एक लाइन में समझ सकते हैं, वेव कुछ नहीं, एनर्जी है। जब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो वो जो रास्ता में जो ट्रेवल कर रहा होता है उसी को हम लोग वेव बोल देते हैं। क्लियर है ना। ओके, अब इसका एसएचएम के साथ क्या रिलेशन है, तो बहुत ध्यान समझिए, इसका एसएचएम के साथ क्या रिलेशन है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक। अब ए से बी एनर्जी को जाना है, ए से बी एनर्जी को जाना है। एनर्जी को वेव हम समझ गए, वेव क्या है, एनर्जी का मोशन। जब भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो उसको हम लोग वेव बोलेंगे। अब हमें एनर्जी को ए से बी भेजना है, ए से बी एनर्जी को भेजना है, ठीक है। अब एनर्जी ए से बी भेजने का एक स्पेशल तरीका है वेव। इसमें क्या होगा, एनर्जी तो आगे जाएगा, एनर्जी आराम से आगे जाएगा, एनर्जी आराम से बी तक पहुंच जाएगा, पर इसको ले जाने वाला जो कैरियर है, कैरियर मतलब बीच का जो मीडियम है, जो बीच का आदमी है, वो नहीं जाएगा। कुछ कुछ जैसा मैंने कंडक्शन में समझाया था, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, याद आया। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता था पर मीडियम का मॉलिक्यूल्स आगे नहीं जाता था, वहीं पे वाइब्रेट करता था, कुछ याद आया। और वाइब्रेशन ही तो एसएचएम है, मैंने आपको समझाया था। अगर वाइब्रेशन एसएचएम बहुत तेज हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एनर्जी तो आगे बढ़ जाता है, पर रास्ते वाला मीडियम का जो पार्टिकल है वो आगे नहीं जाता है, वो एसएचएम करता है या वाइब्रेशन करता है। देखो एसएचएम बोलो या वाइब्रेशन बोलो, बात एक ही आपके लिए, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा और सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, थोड़ा और सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार ना आपका अंडरस्टैंडिंग बन गया, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिए। देखिए मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक। अब आप बोल रहे हो मेरा एनर्जी ए का एनर्जी बी पे चले जाए, बीच में मीडियम है, मीडियम है, मीडियम में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होगा। तो मान लो ए से बी तक हर एक पार्टिकल है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, ये वाले पार्टिकल, जस्ट नेबरिंग पार्टिकल। ये एनर्जी मिलने से ये पार्टिकल एसएचएम करने लगेगा। समझ पा रहे हैं। जैसे मानो ये कुछ मेरे हाथ में एनर्जी, मान लो ये पेन नहीं है, एक एनर्जी है, मुझे ये एनर्जी लास्ट बेंच तक भेजना है, पर मैं क्या करूंगा, मैं सामने वाले को दूंगा, ये फिर अपने पीछे वाले को देगा, ये अपने पीछे वाले को देगा। इसी तरीके से ये एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल को दिया, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड को दिया, पर जिस पार्टिकल को जैसे एनर्जी मिलता है वो एसएचएम करना शुरू करता है। तो जैसे इसको मिला, ये खुश हो गया, उछलने लग गया, कुछ इस तरीके से समझ जाओ। ये एनर्जी इसको मिला, ये एसएचएम कर रहा है, फिर ये एनर्जी आगे वाले को मिला, इसको एसएचएम, अच्छा ये भी एसएचएम करेगा सब। तो हर एक पार्टिकल अपने आप में एसएचएम में रहेगा, हर एक पार्टिकल का मोशन एसएचएम में होगा, पर एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाएगा। ये उसको दिया, ये उसको दिया, ये उसको दिया, ये उसको दिया, तो एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पर पार्टिकल आगे नहीं जाएगा।
पार्टिकल वहीं रहेगा, पर पार्टिकल रेस्ट में भी नहीं रहेगा। ये नहीं कि मैंने इसको पेन दिया, इसने भी पीछे बढ़ा दिया, इसने वैसा नहीं, इसने पेन लिया, पेन लेकर खुश हुआ, खुश होकर एसएचएम करने लग गया, फिर ये पीछे वाले को पेन दिया, ये अपना एसएचएम करते रहेगा, पीछे वाला भी पेन लेकर एसएचएम करने लगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एनर्जी कुछ इसी तरीके से प्रोपोगेट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस का एक नाम देना था, तो हमने वो नाम क्या रख दिया? वेव मोशन। एक स्पेशल टाइप का मोशन हो गया। ये हम बगल वाले की एनर्जी दिए, एनर्जी से एसएचएम करने लग गया, फिर अपनी एनर्जी आगे पास ऑन कर दिया, फिर अच्छा तुम बोलोगे ये एनर्जी तो आगे चला गया, फिर इसके पास एनर्जी कहां से एसएचएम करने का? तो आंसर है ये एक पेन थोड़े, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना जी। एनर्जी एक कंटिन्यूअस थिंग है। ये पेन पीछे दिया, तब तक मैंने इसको एक और पेन दे दिया, फिर इसको एक और पेन दे दिया, समझ पा रहे हैं? तो मैं कंटिन्यूअस इसको पेन दे रहा हूं, तो इसके हाथ में हमेशा पेन रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने जो पेन दिया इसने पीछे पास कर दिया, पर दूसरा पेन मैंने इसको दे दिया ना, फिर वो पास किया, मैंने तीसरा पेन दे दिया, इसके हाथ में तो हमेशा पेन रहेगा, तो ये हमेशा खुश रहेगा और हमेशा एसएचएम करते रहेगा। इसके पीछे वाले के पास भी हमेशा पेन रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, कई तरीके से देख सकते हैं, जैसे इसको अब रियल एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो यहां पर एक पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है ए और बी। मैं चाह रहा हूं मैं अपनी एनर्जी यहां पे भेजूं, बी पर भेजूं, और मेरा पार्टिकल को यहां से वहां जाए भी नहीं, सिर्फ एनर्जी जाए और कोई नहीं जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग बांध दिए, एक रस्सी बांध दी, ठीक है। अब रस्सी को मैं यहां पे जर्क मारा, तो क्या होगा? रस्सी को जैसे जर्क मारेंगे रस्सी ऐसा होगा ना। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक बात बताओ, रस्सी ऐसा हुआ तो क्या रस्सी का थ्रेड का यहां वाला एटम यहां चला गया क्या? अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप रस्सी में यहां पे एक कलर से एक पॉइंट लगा के देख लो, ऐसा करो, देखो वो पॉइंट वहीं रहेगा, वहां नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ का एटम यही है, यहाँ का एटम यही है, ये जो रस्सी यहाँ से यहाँ तक बांधे थे, आप 2-3 जगह निशान लगा के देख लो, ऐसा ऐसा करो, तो एनर्जी तो यहाँ से यहाँ जाएगा, पर जो पॉइंट जहां पे आपने मार्क लगाया था वो पॉइंट वहीं पे रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी रस्सी से क्या आगे जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, हमारा जो एटम है, हमारा जो मीडियम है, वो जहां पे था वहीं पे रह गया, पर वहीं पे नहीं रहा, वो रस्सी देखो ऊपर गया नीचे गया। यानी इसका एक एटम को सिर्फ देखोगे, सिर्फ एक एटम को देखोगे, तो वो तुमको कैसा मोशन दिखेगा? एसएचएम में बहुत तेज है, वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, एसएचएम बोल दो या ऑक्सीलेशन बोल दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे? इसीलिए पहले ऑक्सीलेशन या एसएचएम सिखाया जाता है, फिर वेव सिखाया जाता है, और जब वेव और ऑक्सीलेशन सीख जाएंगे तब उसका रियल एग्जाम्पल दिया जाता है लाइट और साउंड, है ना। लाइट और साउंड तो इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, और लाइट वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। दो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है वेव का, साउंड और लाइट। तो एक आपको ओवरव्यू समझ में आया, वेव क्या है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेव कुछ नहीं है, वेव एनर्जी है। और अगर स्पेसिफिक बोलना हो और ज्यादा डिटेल में बोलना हो, हम बोलेंगे वेव जो है एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। वो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का तरीका है जिसमें रास्ता वाला पार्टिकल नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ कौन जाता है? एनर्जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, क्या एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेव के तरीके से आगे जा सकता है? आंसर नहीं, दो तरीके से जा सकता है आगे। एक पार्टिकल की मदद से भी जा सकता है। जैसे मुझे मान लो मेरे शरीर में एनर्जी है, मैं चाहता हूं ये एनर्जी लास्ट बेंच वाले को पहुंच जाए, और बीच में किसी पार्टिकल को इन्वॉल्व भी नहीं करना है, यानी वेव नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टोन लूंगा और ये स्टोन सीधा यहां से फेंक दूंगा। तो मैंने एनर्जी दिया ना, स्टोन में कौन सा एनर्जी दिया? काइनेटिक एनर्जी। वो स्टोन सामने वाले टकराएगा, मोमेंटम चेंज होगा, सामने वाले को भी एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा नहीं, एनर्जी को कई तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे देखो तीर धनुष जो होता है, एरो, तो वो भी तो एनर्जी लेके जाता है ना, जो फेंकता है उस अपनी एनर्जी छोड़ता है ना। लेकिन वो कौन सा एनर्जी? वेव है क्या? नहीं, वो पार्टिकल एनर्जी को लेके जा रहा है। वो वाकई में जो तीर है, जो एरो है, उसको आपने एनर्जी दिया, वो लेकर आगे जा रहा है आपकी एनर्जी, फिर वो जिससे टकराएगा उसको वो अपनी एनर्जी देगा। समझ पा रहे हैं? पर वेव में ऐसा नहीं है। मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरी साउंड एक एनर्जी है, मेरे बॉडी से एनर्जी मिला साउंड को, साउंड मतलब यहाँ का एयर को, ये एयर वाइब्रेट किया, ये एयर आगे वाले को वाइब्रेट किया, ये आगे वाले को वाइब्रेट किया, यहां से आपके कान तक लगातार एयर है, हर एयर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होकर आपकी कान का एयर ड्रम जो है उसको वाइब्रेट करा दिया, जिससे आपको आवाज सुनाई पड़ा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका में रास्ते का पार्टिकल एनर्जी को आगे लेकर जाएगा, उसको वेव नहीं बोलते हैं। दूसरा जो तरीका एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, जिसमें रास्ते का पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम करता है, आगे नहीं जाता। इस तरीके को, इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम लोगों ने क्या नाम रखा है, वेव या वेव मोशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग पहले एक बेसिक डिफिनेशन लिख लेंगे अच्छे से कि वेव मोशन है क्या, वेव मोशन है क्या, फिर हम लोग धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ेंगे। आज आपका एकदम जितनी भी बेसिक चीजें होती है वेव का, वो मैं कंप्लीट कर देता हूं, है ना। फिर कल से हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग बना दीजिए वेव मोशन, और सबसे पहली चीज उसमें डिफिनेशन जैसा आप लिखिए, उसमें डिफिनेशन जैसा आप लिखिए, देखिए वेव इज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, wave is a mode of transportation of energy and momentum, from one point to another, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एनर्जी या मोमेंट को ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसफर करने का ये एक तरीका, एक मोड है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, इन दिस प्रोसेस पार्टिकल ऑफ मीडियम, परफॉर्म SHM and transfer energy to neighboring particle, बगल वाले में, and transfer energy to neighboring particle, but they do not leave their mean position, या पोजीशन कुछ भी, वो एक जगह से आगे नहीं जाते। दे डू नॉट माइग्रेट भी लिख सकते हो, दे डू नॉट माइग्रेट, वो माइग्रेट नहीं करेगा, दे नॉट लीव द पोजीशन, कुछ भी लिखिए। तो मोटा मोटी आपको बात समझ में आ गया कि एनर्जी या मोमेंटम को ये ट्रांसफर करने का एक तरीका है, ट्रांसपोर्ट करने का एक तरीका है, जिसमें बीच का पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, ओके। अब फिर से एक थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन यहीं पे अभी खत्म कर लेते हैं। अब वेव को हम लोग दो तरीके से बोले हैं, दुनिया में जितनी भी वेव है हम बोलते हैं दो तरीके का वेव है, ठीक है। एक वेव का नाम है मैकेनिकल वेव, ठीक, और दूसरा वेव जो है, दूसरा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को शॉर्ट में ईएम बोला करेंगे, तो ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो पूरे दुनिया में जितनी भी वेव है वो दो टाइप का है, ईएम वेव और मैकेनिकल वेव। अब ये सब बेसिक बातें आप समझते हैं। मैकेनिकल वेव मतलब ऐसी वेव जिसके लिए क्या जरूरत है, मीडियम, समझ पा रहे हैं, जिसके लिए क्या जरूरत है, मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए मीडियम जरूरत नहीं है। तो फिर सभी आएगा कंफ्यूजन कि अभी डिफिनेशन में लिखे हैं कि इसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मीडियम का पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है, एसएचएम करता है, तो यहाँ पे फिर वेव ये कैसे हो गया, यहाँ तो मीडियम ही नहीं है। तो आंसर है यहाँ पर एक्सटर्नल मीडियम नहीं चाहिए, इसके पास खुद का देखो, अभी चीजें आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप 12 करके आए, 11 के बच्चों को नहीं समझ में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और फील्ड खुद इसके लिए मीडियम का काम करता है। कुछ ऐसा समझो, ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए
रात के 11 बज रहा है, तब ना अंधेरा है, एकदम अंधेरा है। अब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपके पास दो तरीका हो सकता है, या यहां से जहां तक जाना वहां तक रास्ते में स्ट्रीट लैंप लगा हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप आराम से जा सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं रात में चलने के लिए स्ट्रीट लैंप की जरूरत है। पर दूसरा ये भी तरीका है कि स्ट्रीट लैंप नहीं, खुद का एक टॉर्च ले लो, जहां मन है वहां चला के जाओ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैकेनिकल वेव को क्या है, खुद का फील्ड नहीं होता है, खुद का मीडियम नहीं होता, दूसरे के मीडियम पे डिपेंड होता है। जैसे मान लो ये यहाँ ए से बी मुझे भेजना है, तो मुझे रास्ते में एक मीडियम चाहिए, जो मैंने रस्सी बांध दिया है, स्ट्रिंग बांध दिया। ये स्ट्रिंग एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल एक मीडियम है। पर अगर ईएम वेव को जाना होगा, लाइट को ए से बी जाना होगा, तो उसको स्ट्रिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपना उसका मीडियम, खुद का मीडियम है। खुद का मीडियम मतलब खुद का फील्ड है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही वाइब्रेट करना चालू कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड ही ऑक्सीलेट करना चालू कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ईएम वेव करके एक पूरा चैप्टर ही है जो हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे और अच्छे से समझेंगे। तो ये दिमाग चलिए समझ लीजिए, ऑक्सीलेशन तो दोनों में होता है। इसमें बाहर का मीडियम का पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है, और इसमें खुद का फील्ड ऑक्सीलेट करता है। मीडियम यहाँ पे भी है, पर वो मीडियम खुद का है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कोई मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं है, इसके खुद का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक सिंपल एग्जांपल समझना तो वही समझ लीजिए, रात में चलना है, इस बेचारे के पास खुद का टॉर्च नहीं है, तो क्या चाहिए? स्ट्रीट लाइट चाहिए। समझ पा रहे हैं? पर इस बेचारे के पास खुद का टॉर्च है, तो बाहर की लाइट का कोई जरूरत नहीं, जब चाहिए अपना टॉर्च चला लेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वेव जो है वो दो टाइप का होता है, एक हो गया मैकेनिकल वेव और एक हो गया ईएम वेव। इसका बेसिक डिफरेंस यही आप लिख लीजिए इसमें, इसी तरीके से एक लाइन में सिर्फ लिख लीजिए। अच्छा, वेव का जो चलना, तो वेव जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। जब भी कोई चीज एक पार्टिकुलर लाइन में चलता है तो उसको मूविंग बोलते हैं, और जब रैंडमली चारों तरफ चले तो उसको चलना नहीं, फैलना बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आग फैलता है, समझ पा रहे हैं? पानी ऐसा चारों तरफ फैल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फैलने के लिए इंग्लिश में शब्द है प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट करना बोलते हैं। प्रोपोगंडा है, झूठी अफवाह फैल रहा है, अफवाह फैलने क्या बोलते हैं? प्रोपोगंडा। तो प्रोपोगेशन वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, चलने के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोपोगेशन। तो मैकेनिकल वे में बोलेंगे नीड एक्सटर्नल मीडियम टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मतलब फैलना या चलना, सिंपल मूविंग भी बोल सकते हैं, पर ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड वेव के लिए प्रोपोगेशन यूज होता है, प्रोपोगेट बोल सकते हैं। और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मीडियम टू प्रोपोगेट। अच्छा, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है? अपने आप में स्पेशल टाइप का वेव है। ईएम वेव अपने आप में एक फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारा नाम है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अपने आप में एक फैमिली है। क्लास एलकेजी यूकेजी जो है वो भी स्टूडेंट है, जो पीएचडी कर रहा है यूनिवर्सिटी में वो भी स्टूडेंट है। आप डॉक्टर जाएंगे मेडिकल स्टूडेंट कहलाएंगे, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कोई फार्मा का स्टूडेंट है, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, पर है तो सब स्टूडेंट। कोई स्कूल स्टूडेंट है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है। अच्छा, सभी स्टूडेंट में अंतर क्या है? लेवल ऑफ नॉलेज का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे एक जूनियर केजी का बच्चा है आपकी स्कूल में, मानो 12 तक एक स्कूल गए, स्कूल में एक जूनियर केजी का बच्चा भी है, एलकेजी यूकेजी का क्लास 1 का भी बच्चा, एक 10 का भी बच्चा, एक 12 का भी बच्चा है। सभी को हम एक वर्ड में स्टूडेंट बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, हम सही है। पर सब स्टूडेंट में अंतर है ना जी। क्या अंतर है स्टूडेंट में? नॉलेज का या क्लास का। बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से एक पार्टिकुलर ग्रुप है, एक पार्टिकुलर फैमिली है जिसको हम लोग ईएम वेव बोलते हैं। कौन सा फैमिली? इस फैमिली का पहचान है कि इसको चलने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए क्या नहीं चाहिए? मीडियम नहीं चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसमें कुछ है जिसके पास बहुत छोटा, बहुत कम एनर्जी है, किसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो जिसके पास जितना एनर्जी है उसके लिए अलग अलग नाम रख दिए। जैसे इस फैमिली में जो सबसे सीनियर मोस्ट है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, उसका नाम है गामा रे।
गामा रे के पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है, दीवार को भी पेनिट्रेट कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, आपके बॉन बॉन को भी पेनिट्रेट कर सकता है, आदमी मर भी सकता है गामा रे से। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से सबसे कम एनर्जी वाला जो है उसका नाम है रेडियो वेव, जो आपके मोबाइल वगैरह में यूज होता है, पॉकेट में रखे हुए मोबाइल, उससे जो निकलता है, क्या निकलता है? रेडियो वेव, है ना। इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी वाला होता है माइक्रोवेव, जिससे खाना वाना गर्म हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो है सब यही ईएम वेव। बाद में चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए, ऐसी वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको तो ईएम वेव बोले, पर इसके अंदर एक फैमिली है, एक सीक्वेंस है, जिसको ईएम वेव स्पेक्ट्रम बोलेंगे। वहां पर जाकर वो एनर्जी के बेसिस पे डाला गया है ना। सबसे कम एनर्जी वाला रेडियो वेव और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला गामा रे। इसी के बीच में एक है ये लाइट जो दिखता है, इसमें इतना एनर्जी, जैसे रेडियो वेव इतना कम एनर्जी है, कुछ दिखेगा ही नहीं, उसके पास उतना ब्राइटनेस ही नहीं जो आपके आंख को दिखे। समझ पा रहे हैं? ये जो लाइट है इसके पास इतनी एनर्जी है, इतना ब्राइटनेस है जो आपकी आंखों को दिख रहा है, विजिबल रेंज बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हैं? पर ये भी एक ईएम वेव है। तो एग्जांपल में मैं सिंपल एक सिर्फ लिख देता हूं लाइट, पर ये नहीं है, पूरा एक फैमिली है, एक पूरा फैमिली है गामा रे से लेकर रेडियो वेव तक। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें क्लियर होगा। अच्छा, मैकेनिकल वेव यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। दो जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव हमें नहीं पढ़ना है, दो वेव को पढ़ना है। कौन सा दो वेव? एक है साउंड वेव और एक है स्ट्रिंग वेव। तो एक तो हो गया वेव, सिंपल लिख दो स्ट्रिंग वेव। जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सब में स्ट्रिंग वेव होता है। आपका गिटार सितार जो भी है भाई, उसमें ऐसा स्ट्रिंग लगा रहता है, उसको वाइब्रेट कराते हो, है ना। और दूसरा हो गया साउंड वेव। यानी कि स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों को एक्सेट्रा भी लिख दीजिए, और भी है बहुत सारा है। तो इस दोनों को प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। इससे ये भी समझ में आता है कि अगर मान लो ये रूम में वैक्यूम कर दिया जाए, इस रूम से सारा एयर को निकाल दिया जाए, आप लोग मरेंगे नहीं, आप लोग को अपना अपना ऑक्सीजन टैंक दे दिया जाएगा, लगा लीजिए, और फिर कितना भी अच्छा म्यूजिशियन आ जाए यहाँ पे गिटार बजाए, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई आपके कान के बगल में आकर भी चिल्लाए जोर जोर से, आपको सुना, आपको लगा म्यूट हो गया सामने वाला। समझ पा रहे हैं? अगर आपके कान से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे भी कोई जोर से भी चिल्लाए, लेकिन वहां पे एयर बीच में नहीं हो, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मून पे चला जाए, कितना भी चिल्लाए, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, बगल वाले को भी बगल वाले से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसको चाहिए मीडियम। ठीक। अच्छा, एक वेव है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं वाटर वेव, है ना। तो वाटर वेव जो है, अच्छा उसको आगे करेंगे, एक पॉइंट और लिख लीजिए, बाद में करेंगे। मैकेनिकल वेव जो है ना, ये अपने आप में दो टाइप का हो सकता है। आगे देखेंगे वेव ना दो टाइप से उसकी डायरेक्शन के बेसिस पर बोले हैं। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये दोनों नेचर का हो सकता है। तो में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अब इसका मतलब आगे समझेंगे, लेकिन ईएम वेव सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है। ठीक है, तो ईएम वेव जो है ओनली इन ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो लिखिए एक छोटा सा पॉइंट, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, property of medium required for propagation of mechanical wave, for propagation of property of medium required for propagation of मैकेनिकल वेव। देखिए मैं एक ना म्यूजिक सिस्टम ला रहा हूं,
यहाँ पे चला देता हूँ, बजा दूंगा, आपको बहुत अच्छे से सुनाई पड़ेगा, है ना, आप खुश हो जाएंगे। उसी म्यूजिक सिस्टम को मैं पानी के अंदर रख दूं, यहाँ से आप तक जितनी दूरी है, मान लो यहाँ से लास्ट बेंच तक 10 मीटर की दूरी है, वही म्यूजिक सिस्टम को 10 मीटर नीचे पानी में रख दो, आपको सुनाई पड़ेगा क्या? नहीं सुनाई पड़ेगा। दोनों में क्या अंतर है? पानी है, मीडियम तो वहां पे भी है, पर वो मीडियम, वाटर एज ए मीडियम, उस साउंड को प्रोपोगेट नहीं करने दे रहा है। ये भी नहीं है कि दुनिया का हर मीडियम मैकेनिकल वेव को चलने दे देगा, इसीलिए तो साउंड प्रूफ सिस्टम सब बन गया है। तो मीडियम के अंदर भी कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिस प्रॉपर्टी में ही साउंड आगे बढ़ सकता है। साउंड बोले तो मैकेनिकल वेव आगे जा सकता, बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टी की बात होती है, ठीक है। कौन सा 3 प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिए। 1 2 3 नाम लिख ही लीजिए, बस नाम ही लिखना है हमें। पहला लिखिए इलास्टिसिटी, पहला लिखिए इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी क्या होता है? अभी अभी पढ़े, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो डिफॉर्म नहीं होता है, अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए फिर से वही एग्जांपल, मान लो ये ए है, ये बी है, ए से बी तक अपनी एनर्जी को भेज रहे हैं, रास्ते में मीडियम है, ये मीडियम का पार्टिकल, इसने ए ने जैसे एनर्जी इसको दिया, ये ऑक्सीलेट करना चालू कर दिया, फिर इसने अपनी एनर्जी इसको दिया, फिर इसने अपनी एनर्जी दिया, पर ये सब में जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, इसमें इसका जो अपना शेप, साइज, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है तभी तो वो अपनी सब कुछ रीगेन कर लेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी। मीडियम का हर एक पार्टिकल इलास्टिक नेचर का होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा लिखिए इनर्सिया। दूसरा लिखिए इनर्सिया। मीडियम के पास इनर्सिया भी होना चाहिए। इनर्सिया क्यों? इनर्सिया के कारण ही एसएचएम कर पाता। ध्यान समझिए अब बहुत अच्छे से। ये ए है, इसके बगल में एक पार्टिकल, इसने एनर्जी दिया, एनर्जी देने का ये नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी एनर्जी खत्म हुआ, ये ऊपर आना चालू हुआ, पर आकर यही क्यों नहीं रुक गया, ऊपर क्यों गया? आंसर है इनर्सिया के कारण। समझ पा रहे हैं? तो अपनी मोशन को जो कंटिन्यू करता है वो किसके कारण करता है? इनर्सिया के कारण। तो मीडियम में दूसरा प्रॉपर्टी इनर्सिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्रॉपर्टी है एयर में भी और वाटर में भी, फिर भी वाटर में साउंड अच्छे से चल क्यों नहीं पाता है? आंसर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो वाटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको उसके अंदर साउंड सुनाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी मीडियम में जब ये 3 प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी उसमें मैकेनिकल वेव इजीली प्रोपोगेट कर सकता है ना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर वेव को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जैसा कि अभी बात किए थे, ट्रांसवर्स और, तो एक लिख दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। ओके, देखिए एक डायरेक्शन हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन बोला करेंगे, इसको हम लोग वाई डायरेक्शन बोला करेंगे और इसको हम लोग जेड डायरेक्शन बोला करेंगे। जेड डायरेक्शन मतलब आपसे बाहर की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो रहा है, और एनर्जी भी ट्रांसफर एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन
और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दोनों सेम है, अगर डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन या SHM एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स आर सेम, तो ऐसी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ऐसी वेव जिसमें एक ही डायरेक्शन में ऑक्सीलेट भी करता है पार्टिकल और उसी डायरेक्शन में एनर्जी आगे भी बढ़ता है। तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल ऑक्सीलेट भी कर रहा है और इसी डायरेक्शन में एनर्जी भी मूव कर रहा है, एनर्जी भी मूव कर रहा है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एग्जांपल, बहुत ध्यान से, इसका एग्जांपल है साउंड, इसका एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आपको समझना है तो ऐसे मेरी साउंड से तो आपको नहीं समझ में आएगा, पर बड़ा सा अगर कोई साउंड सिस्टम है, कभी शादी वादी में डीजे वीजे में जाएंगे तो जब बड़ा वाला साउंड सिस्टम के पास जाएंगे तो उसके आगे जो लेयर होता है, कपड़े का लेयर, वो वाइब्रेट करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो साउंड सिस्टम यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ खड़े हो, आपको साउंड सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, साउंड कैसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ चल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ना। अच्छा, उसके आगे जो पर्दा होता है, जो कपड़े का लेयर होता है, उसका वाइब्रेशन देखना, वो भी ऐसा ही वाइब्रेट करता है। तो साउंड एक्स में चल रहा है, वाइब्रेशन भी एक्स के लॉन्ग हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लो फिर समझो, छोटा स्पीकर को भी देखना, छोटा स्पीकर का आगे जो पर्दा होता है उसको कैसे वाइब्रेट करता है, ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है, समझ पा रहे हैं? और साउंड भी उस स्पीकर से निकल कर आगे आता है, ऐसा नहीं है कि वो वाइब्रेट ऐसे कर रहा है और साउंड आसमान में जा रहा है, ऐसा नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है उसी डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल करता है, साउंड मतलब एनर्जी ट्रेवल करता है, तो ऐसी वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, ऑक्सीलेशन होगा, और जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन यानी ट्रेवल करेगा, दोनों डायरेक्शन अगर सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका एग्जांपल साउंड। क्लियर है, मेरी बात समझ पाए? और इसका उल्टा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री, एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे का ट्रांसवर्स होता है, समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या होगा ट्रांसवर्स में, कि साउंड तो इस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट कर रहा है, एनर्जी तो इधर जा रहा है एक्स में, ठीक है, पर जो भी पार्टिकल है मीडियम का, ये ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है, ये डायरेक्शन है ऑक्सीलेशन का। जैसे इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, सिंपल ये लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग वेव। यही दो आपको पढ़ना है और ये दोनों एग्जांपल है इस चैप्टर में, यही दो पढ़ना है, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। स्ट्रिंग वेव कैसे, देखिए ध्यान समझिए, अगर मैंने यहां से वेव दिया, इसको कुछ भी एनर्जी दिया, तो एनर्जी तो यहां से यहां गया ना, पर इसका पार्टिकल यहां से वहां जाएगा या ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पार्टिकल तो ऐसा ऑक्सीलेट करेगा पर एनर्जी ऐसा आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब एक ऐसा वेव है जिसमें दोनों गुण होता है, दोनों प्रॉपर्टी होता है, वो ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, उसका नाम है वाटर। जैसे नाव में कभी आप लोग सफर किए हैं, है ना, बोट में करेंगे, खासकर पुराने वाले बोट, जब हम लोग तो खुद से बोटिंग किए हैं, आप लोग खुद से भी बोटिंग कर सकते हैं, तो उसमें एक साथ दो मोशन होता है। देखो पानी में जब बोट पे चलोगे ना, बोट थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, क्या बात समझ पा रहे हैं? वो कौन सा है, ट्रांसवर्स। और बोट आगे भी बढ़ता है, वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पानी में एक कोई स्टोन वगैरह फेंको, बहुत ध्यान से देखो, तो पानी में दो टाइप का मोशन दिखेगा, वहां का पानी ऊपर नीचे भी करेगा, ऑक्सीलेशन इस डायरेक्शन भी हो रहा है, और आप ध्यान से देखेंगे तो एक कोसेंट्रिक सर्कल बनते हुए आगे भी बढ़ते चला जाता है, वो होता है कि आगे उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है जिस डायरेक्शन में एनर्जी है, ठीक है। तो साउंड वाटर के अंदर दोनों वेव होता है, लिख लेंगे नीचे
नोट करके नीचे लिख लीजिए। अच्छा, इसमें और भी कुछ कुछ पॉइंट है, मैं मेंशन कर देता हूँ। ऐसा लिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट हो गया, वो तो लास्ट में लिखा देंगे, दोनों नेचर है। ट्रांसवर्स में लिखिए, ट्रांसवर्स में लिखिए, देखिए दे ट्रेवल, ट्रांसवर्स में लिखिए दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ किसको बोलते हैं अभी समझाएंगे। दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल लिखिए दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल लिख रहे हैं दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, देखिए ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में हमें समझ में आया। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसका पार्टिकल इस डायरेक्शन, मान लो एनर्जी जा रहा है, एनर्जी इधर पार्टिकल जा रहा है, तो मीडियम का जितना भी पार्टिकल है ऑक्सीलेट ऐसा करेगा। तो अगर किसी भी टाइम पे एक पिक्चर देंगे, मानो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे दिखेगा, इसका पार्टिकल यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखा है, सब अलग अलग पार्टिकल, पर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे आपको दिखेगा। सबको अगर मिला देंगे, यानी मानो कैमरा से आपने फोटो खींच लिया, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने मोबाइल लिया और उससे एक फोटो खींचा, तो हर पार्टिकल अलग अलग जगह पे दिखेगा, उस सबको मिला देंगे तो ऐसा कुछ शेप दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो एनर्जी है, जो मीन पोजीशन है, इसके कुछ ऊपर होगा पार्टिकल, कुछ नीचे होगा, इसको बोल देते हैं मीन पोजीशन, बीच वाले को मीन पोजीशन, या ऐसी पोजीशन जिसके अबाउट हमारा एसएचएम हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और ऊपर वाले बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, और नीचे वाले क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये सब हो गया क्रस्ट, ये सब हो गया क्रस्ट। और इसको जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, सबसे नीचे जो होता है, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक, TROUGH, ट्रफ, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए। ये किस वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव की है बात करने वाले प्राणियों, ध्यान दें। वेव किसी को आज तक समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा, फिर भी कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो भी ट्रांसवर्स वेव है, हम लोग उसमें समझ गए कि एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीलेशन हमेशा होगा किसी न किसी मीन पोजीशन के अबाउट। मानो ये पार्टिकल को देख रहे हैं, ये पार्टिकल अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, ऐसे ही हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। पर एक साथ सभी पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, एक साथ सभी नीचे नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 1 2, ये 2 पार्टिकल है, ये मान लो ऊपर जा रहा है, ये अभी यहीं पर है, समझ पा रहे हैं, ये कहीं यहीं पे, ये कहीं यहीं पे, ये कहीं यहीं पे। इस तरीके से आप देखें, टूर्नामेंट मैच वगैरह होता है तो स्टेडियम में आदमी सब वेव बना देता है हाथ से, है ना। तो सब आदमी एक साथ हाथ ऊपर नहीं ले जाता, कोई ऊपर ले जा रहा है, कोई थोड़ा और ले जा रहा है, समझ पा रहे हैं। एक तरीके से इस तरीके से वेव बनता है। इसी तरीके से हर पार्टिकल वेव बनाता है। तो ये जो अपना क्लासिकल, ये जो डायग्राम आप देखते हैं हमेशा, साउंड वेव, कॉस वेव, ऐसा एक डायग्राम दिखता है ना, ये डायग्राम का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मोबाइल से फोटो खींचा गया। जब मोबाइल से फोटो खींचा या कैमरा से, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ है, जो यहाँ का पार्टिकल था ये यहाँ पे जा चुका है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे जा चुका है, ये वाला जो पार्टिकल था ये यहाँ पे जा चुका है, ये वाला पार्टिकल इस इंस्टेंट पे यहाँ। ये एक इंस्टेंटेनियस पिक्चर होता है कि हर पार्टिकल अलग अलग जगह पे है, सबको हम मिला देते तो हम एक शेप देते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। पर ये पार्टिकल यहीं पे नहीं रहेगा हमेशा, ये यहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। ये जो पार्टिकल है यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ भी आएगा, उसके बाद यहाँ भी आएगा। ये पार्टिकल यहाँ ये जाएगा, ये पार्टिकल भी यहाँ आएगा, ये पार्टिकल भी यहाँ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो मीडियम में जितनी पार्टिकल है सब एसएचएम करेगा, सब एसएचएम का मतलब सब एक्सट्रीम
पे भी जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे भी और निगेटिव एक्सट्रीम पे भी, और एक बीच में भी आएगा। ये जो बीच वाला है इसी को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बात समझ पा रहे हैं? और जो पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो निगेटिव वाले को निगेटिव साइकिल बोल देते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव साइकिल बोल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो वेव प्रोपोगेट करता है इसमें हमेशा वेव दो चीजें बनाते जाएगा अल्टरनेट। पहले क्रस्ट बनाया, फिर ट्रफ बनाया, फिर क्रस्ट बनाया, फिर ट्रफ बनाएगा, फिर क्रस्ट बनाएगा, है ना? इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे लॉन्गिट्यूडनल में। लॉन्गिट्यूडनल क्या बनाता है जी? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इसको बहुत ध्यान समझिए, ये तो और नहीं समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझ में। देखिए, मान लीजिए ये कुछ मैं बनाने की कोशिश किया। क्या बनाने की कोशिश किया? कुछ समझ में आया? साउंड बॉक्स। इससे क्या निकल रहा है? साउंड। साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बहुत ध्यान समझना, साउंड जो निकला, साउंड के सामने यहां से यहां तक पूरा एयर है। मान लो ये आपकी ईयर है ना? तो मैं ना यहाँ पार्टिकल को, जैसे मैं यहाँ पॉइंट दिखा रहा था, ये पॉइंट दिखाने से नहीं काम चलेगा, तो मैं लाइन खिंचा रहा हूं। मान लो यहां से यहां तक ये ना एयर का पार्टिकल है, एयर का पार्टिकल है, यहां से यहां तक एयर का पार्टिकल है। ठीक है, अब जैसे ही साउंड को ऑन करोगे, जैसे ही साउंड को ऑन करोगे, यहां से ना प्रेशर निकलेगा। मैं बोल रहा हूं तो मैं सामने वाले एयर पे फोर्स या प्रेशर लगा रहा हूं। इस प्रेशर कारण ये जो गैप है ना, ये गैप कम हो जाएगा, ये इसको दबा देगा। ऐसा समझ पा रहे हैं? जैसे स्पंज हो, सामने वाला प्रेशर लगा तो स्पंज दब गया, तो इसके सामने वाला जो ये है, ये ऐसा हो जाएगा, एकदम पास पास में आ जाएगा। ये पास पास में आ जाता है, इसी बोलते हैं कंप्रेशन। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, हम लोग सीखे कि मीडियम में कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? इलास्टिसिटी का, यानी रीगेन होगा अपनी शेप को। ये दबा जरूर दिया, पर दबा रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जैसे जितना दूरी पे था, थोड़ी देर बाद ये फिर से उतना दूरी पे आ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? ये फिर से आ गया ओरिजिनल शेप पे। अब ये जैसे दबा था, कंप्रेशन, धीरे 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 ओरिजिनल शेप पर आया, पर इलास्टिस इनर्शिया का नहीं, रुकेगा नहीं, अब और दूर चला जाएगा। तो ये जो था पहले इतना पास पास था, अब इतना दूर दूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। ऐसे ही आगे होता है, समझ पा रहे हैं? तो जैसे यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमेशा दो चीजें बनता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, है ना? कंप्रेशन मतलब जैसे ही आता है उसको दबता है, जब दब गया कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन। और कंप्रेस होने के बाद वापस आया ओरिजिनल शेप में, पर इनर्शिया कारण रुकता नहीं, और ज्यादा फैल जाता है। तो जब और ज्यादा फैल जाता है तब उसको बोल देते हैं रेयरफैक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ऐसा ही आगे वाला भी होगा, ऐसा ही आगे वाला होगा, ऐसा ही आगे वाला होगा, और एनर्जी आगे बढ़ते चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम से आपको एक अंदाजा लग जाएगा। कई बच्चे को ये समझ में नहीं आता है रेयरफैक्शन है क्या। रेयरफैक्शन कुछ भी नहीं है। ऐसा समझो कि आप जब बोलते हो तो साउंड पहले दबता है, वो कंप्रेस हो गया, फिर दबने के बाद ओरिजिनल जगह पे आता है, फिर ओरिजिनल के बाद इनर्शिया का रुकता नहीं, थोड़ा और फैल जाता है। तो जब और फैल गया, ओरिजिनल से भी ज्यादा फैल गया, तब उसको बोल देते हैं रेयरफैक्शन। फिर उसके बाद फिर से ओरिजिनल शेप में आएगा, ऐसा कम ज्यादा होते रहेगा, यही ऑक्सीलेशन होता है उसका। इधर लॉन्गिट्यूडनल लिखे हुए ना, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल लिखिए, दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल लिखिए, दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। इसमें स्टार लगाना, ये बाद में पोलराइजेशन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के समय, पर ये पॉइंट आपको अभी से ध्यान में रखना है। दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड। और ट्रांसवर्स में लिखिए, दे कैन बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स में लिखिए, दे कैन बी पोलराइज्ड, कैन बी पोलराइज्ड। अच्छा, पोलराइजेशन मतलब समझते हैं? पोलराइजेशन का मतलब एक साथ कर देना। जैसे इलेक्शन के समय आप सुनते होंगे कि पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन मतलब
जब कास्ट पे, रिलीजन के बेस पे लोग वोट मांगते हैं तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन करना। पोलराइजेशन मतलब एक जैसे आदमी को एक साथ कर दो, समझ पा रहे हैं? पोलराइजेशन का मतलब होता है एक डायरेक्शन में कर देना। तो जैसे ध्यान समझो, साउंड को कभी भी पोलराइज नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं अपनी डायरेक्शन सिर्फ लास्ट बेंच पे बैठे इंसान के पास रखूं, मेरी साउंड यहां से निकले और सीधा उसके कान में जाए, अगल बगल वाले को नहीं जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या लो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बोलूं और सिर्फ उसी को सुनाई पड़े, उसके बगल वाले को नहीं सुनाई पड़े? क्या ऐसा पॉसिबल है? लो, पॉसिबल है नहीं है? बोलो तो। नहीं है पॉसिबल। तो इसी को बोलेंगे ये पोलराइजेशन नहीं हो सकता। और अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं बोलता मेरा साउंड पोलराइज हो गया, मैं जिसे चाह रहा था बस वहीं गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो साउंड क्यों नहीं पोलराइज हो सकता? क्योंकि साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकता। अच्छा, इसका उल्टा, मेरे हाथ में एक टॉर्च है, अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ये बल्ब जलाऊंगा तो सबको रोशनी मिलेगा, पर मैं चाह रहा हूं, मैंने एक लेजर लाइट लेकर आ गया, मैं बोला मेरी लाइट सिर्फ उसी को पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस नो? पॉसिबल है ना? पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ उसी को पड़ेगा, उसके जस्ट बगल वाले को भी नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? लेजर लाइट तो इतना फोकस्ड होता है कि उससे ऑपरेशन वगैरह भी हम लोग कर देते हैं, जिस स्टोन को निकालना उस स्टोन को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बॉडी के अंदर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम जहां पे चाहें बस वहीं पे हम कर सकते हैं। वो किसको कर सकते हैं? लाइट को। क्यों? क्योंकि लाइट कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव। समझ पा रहे हैं? तो ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइज करने का मतलब उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में समेटा जा सकता है। जितना भी आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है वो कैसा होता है? पोलराइज होता है, एकदम सीधा जाता है। जैसे रोड पे चल रहे हो तो आपको रोड देखना है, अगल बगल का खेत देखना है, रात में जा रहे हो सिर्फ आपको हाईवे देखना है ना, तो लाइट देखते हो एकदम सीधा जाती है। ये बल्ब की तरह नहीं है कि आसपास पूरा फैला दिया, लाइट यहाँ जलाए और आसपास का 2 किलोमीटर तक खेत दिख रहा है, चारों तरफ मोहल्ला बस्ती दिख रहा है, ऐसा होता नहीं। हमें सिर्फ क्या दिखता है? हमें सिर्फ रोड दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट कैसा होता है? पोलराइज होता है। टॉर्च में हमें कैसा लाइट निकलता है? सीधा निकलता है ना? पर ये सब जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये पोलराइज है या नहीं है? ये पोलराइज नहीं है। इसको भी किया जा सकता है पर अभी है नहीं। तो ये लाइट चारों तरफ फैल रहा है। ये नहीं कि ट्यूबलाइट जला तो सिर्फ उसके नीचे लाइट है, अभी पूरा रूम में फैल गई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक पोलराइजेशन का जनरल मीनिंग समझ पाए? पोलराइजेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? किसी को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स कर देना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रखना। ये किस में पॉसिबल है? साउंड में या लाइट में? साउंड में या लाइट में? लाइट में। साउंड में पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा टेक्निकल जानना है किस में पॉसिबल है? आंसर बोलेंगे ओनली ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये पॉसिबल नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक नोट करके लिख लो वाटर के बारे में, नोट करके लिख लीजिए। वाटर वेव आर बोथ इन नेचर water wave are both in nature, कोमा दीजिए, ठीक है। on surface they are transverse, but inside water they are transverse. Inside water they are longitudinal. Inside water they are longitudinal. फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मिला लीजिए। वाटर वेव आर बोथ इन नेचर, कोमा ऑन सरफेस दे आर ट्रांसवर्स एंड इनसाइड वाटर दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, है ना। अब चाहो तो इसको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, नदी है, रिवर है, कुछ भी है। अगर मान लो मैं ना एक स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन को यहां से मैं फेंका, ये जाके, ऐसा नहीं कि स्टोन जाके पानी के सरफेस पर रहेगा, स्टोन जाके नीचे जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। अब ये यहां जाएगा तो यहां से जो वेव क्रिएट होगा, ये वेव जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, आगे बढ़ेगा और इसी डायरेक्शन में होगा।
पर आप जब सरफेस को देखोगे, आप सरफेस को सिर्फ देखो, पानी के अंदर नहीं देखे, सरफेस को देखे, तो सरफेस आपको ऐसा जाता हुआ देखे, तो सरफेस आपको लगे ऐसा जा रहा ट्रांसवर्स। जब पानी के अंदर जाओगे तो ये मिलता है आपको ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल नेचर में। समझ पा रहे हैं? तो वाटर दोनों नेचर का वेव होता है। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, चलिए। तो यहां पर अभी तक हम लोग क्या सीखे? अभी तक सिर्फ एक पॉइंट सीखे कि वेव क्या है, वेव को पहचानना सीखे, वेव का नाम कैसे कैसे रखा गया। समझ पा रहे हैं? अब कुछ वेव से रिलेटेड टर्म है, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें छोटी छोटी पॉइंट है, तो हेडिंग बना दीजिए सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू वेव। आइए तो एक एक करके टर्म लिखते जाएंगे। पहला टर्म लिखिए एम्पलीट्यूड। एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां से क्या है सबको समझना आसान हो जाएगा। जो बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, हम लोग जानते हैं जैसा वेव है, ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, अच्छा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए से डिनोट कर दिए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में लिखिए इट इज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या डायरेक्टली लिख लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ओके। दूसरा लिखिए वेवलेंथ, दूसरा लिखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए एक वेव में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, एक वेव के साइकिल में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अब एक वेव कैसे समझेंगे? एक वेव पूरा हुआ, एक साइकिल कैसे समझेंगे पूरा हुआ? बहुत ध्यान समझिए जरा। साइकिल का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो, बोर्ड पे जरा ध्यान से देखना है। एक सेकेंड, मान लो महीना यहां से चला 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 यहां पहुंचे, क्या मेरा एक साइकिल पूरा हो गया? अब एक साइकिल पूरा हुआ? अब बताओ एक साइकिल पूरा हुआ? हाँ, तो आप समझ गए ना एक साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से चले थे वहीं पे आ जाना को बोलते हैं एक साइकिल। इसी को बोलते हैं सेम फेज में वापस आना। तो जब पार्टिकल सेम फेज में वापस आ जाता है तो बोलते हैं एक साइकिल। तो वन ऑक्सीलेशन और वन साइकिल का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ रिटर्न टू सेम फेज। इसका मतलब हुआ रिटर्न टू सेम फेज। अगर कोई पार्टिकल या एनर्जी फिर से उसी फेज में वापस आ गया तब हम उसको बोलते हैं वन साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, आइए जरा यहाँ पे देखिए, जरा बहुत ध्यान से समझिए। आपके सामने एक साइनोसोडियल वेव बनाया, ठीक है, स्टार्ट यहां से हुआ, यहाँ का फेज समझ पा रहे हैं? पोजीशन क्या है? जीरो पे, और डायरेक्शन क्या है? प्लस या माइनस। इसके बाद किधर जा रहा है? ऊपर ना, तो प्लस। अब बताओ फिर से सेम आने का मतलब फिर से क्या होना चाहिए? उसका पोजीशन जीरो और डायरेक्शन पॉजिटिव। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये पॉइंट खोजना अब कहां पे आ रहा है। फिर से यहाँ का पोजीशन है जीरो, जीरो बोल दो या मीन, और डायरेक्शन है पॉजिटिव। जरा बताओ क्या ये एक साइकिल पूरा हुआ क्या? पोजीशन तो जीरो है पर डायरेक्शन क्या हो गया? निगेटिव, इसीलिए वन साइकिल नहीं हुआ। क्या बात समझ पा रहे हैं? देखो जरा, ये एक साइकिल पूरा हुआ, अब हो गया। पोजीशन फिर से क्या हो गया? जीरो, और डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव। यानी एक साइकिल यहां से यहां तक एक वेव होता है। एक वेव का मतलब हुआ ये पूरा कहलाता है एक वेव। हालांकि कुछ बच्चे बोलते हैं इसको ऐसा घुमा तो एक साइकिल जैसा दिखेगा, वो एक अलग बात है। बस समझ पा रहे हैं? तो यहां से यहां तक जो है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कहलाता है वन साइकिल या वन ऑक्सीलेशन। और वन ऑक्सीलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ या लैम्डा। वेवलेंथ या लैम्डा।
इसी को हम लोग बोल देते हैं वेवलेंथ या लैम्डा। ठीक, ये सब हम बेसिक बातें हैं, पर आपके माइंड में तो बैठ जाना चाहिए। एग्जाम में कोई आपसे डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है, पर ये सारी चीजें क्लियर होने से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए टाइम पीरियड। अच्छा, वेवलेंथ में 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। क्या 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए? एक तो लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल या वन ऑक्सीलेशन। साथ में देखिए दो सेम फेज, जैसे ही पार्टिकल सेम फेज पर आ गया मतलब क्या हो गया, एक साइकिल पूरा हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लैम्डा वेवलेंथ। अब वो कहीं से भी मेजर कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझो। जैसे कोई आदमी ना यहीं से शुरू किया चलना, हेलो, कोई आदमी यहीं से चलना शुरू किया, अब उसका एक साइकिल कहां पूरा होगा जी, जब उसकी पोजीशन कहां पे आ जाए, क्रस्ट पे। जब उसकी पोजीशन कहां पे आ जाए, क्रस्ट पे, और उसका डायरेक्शन इसके बाद नीचे गया, नीचे की तरफ आए। बताओ ये पोजीशन कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, हेलो दिखा। तो यहां से यहां तक भी वन साइकिल हुआ, इसलिए इसको भी हम लैम्डा बोल सकते हैं। कोई बोले नहीं मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, चलो, तुम्हें किसने रोका? तो अगर यहां से चलेगा तो उसका एक साइकिल कब पूरा होगा, फिर से ऐसा ही पोजीशन आना चाहिए, इसका उसका पोजीशन होना चाहिए ट्रफ पे और डायरेक्शन ऊपर। तो देखो वो यहां आएगा तब उसका एक होगा, इसीलिए यहां से यहां तक भी एक साइकिल या वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं वेवलेंथ का, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सेम फेज। दो सेम फेज में आने का मतलब एक साइकिल पूरा हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डायग्राम में ये सभी दिखा दीजिए और लिख लीजिए दूसरा पॉइंट भी, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंजिक्यूटिव यानी लगातार, बिटवीन टू कंजिक्यूटिव सेम फेज, टू कंजिक्यूटिव सेम फेज, लगातार दो सेम फेज के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेवलेंथ है। दो ट्रफ के बीच का भी वेवलेंथ है। कुल मिलाकर एक साइकिल होता है। एक साइकिल को समझने का अपना अपना नजरिया है ना। आइए तीसरी चीज लिखेंगे, वेवलेंथ और टाइम हो जाने के बाद हम लोग समझते हैं वेव वेलोसिटी। तो लिखिए वेव वेलोसिटी, ठीक है। वी सिंबल बना दो, वेव वेलोसिटी। दुनिया का कोई भी वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये वही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो देखिए वेव वेलोसिटी, एक वेव के डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम है, वेवलेंथ। एक वेव के डिस्प्लेसमेंट का क्या नाम है, वेवलेंथ, तो लैम्डा। और एक वेव का जो टाइम लगता है उसको क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। समझ पा रहे हैं? तो कैपिटल टी। टाइम पीरियड का अगर डिफिनेशन नहीं लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट इन वन ऑक्सीलेशन या वन वेव। एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? लिख ही लो, नीचे यहीं पे लिख दो, टी क्या है, टी है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड हो गया। तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक ऑक्सीलेशन का डिस्प्लेसमेंट लैम्डा और एक ऑक्सीलेशन का टाइम कैपिटल टी। तो v इक्वल टू लैम्डा बाय टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये यही फॉर्मूला ध्यान समझो, जब वेव ऑप्टिक्स जाएंगे तो वेव में लाइट के स्पीड को किस सिंबल से यूज करते हैं,
सी से, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा C इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो कंफ्यूज मत होना वो कहां से फॉर्मूला आया, कुछ भी नहीं, वेलोसिटी को C बोल रहे हैं। क्लियर है ना? आइए टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी। सिंबल देखो हम F लिख रहे हैं, हालांकि कई बुक में ऐसा लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना न्यू, ठीक है। N भी लिखा रहेगा कई बुक में, कुछ भी दो सिंबल, हम लोग NF यूज करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी, F फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब एक सेकेंड में कोई चीज कितनी बार कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो एक आदमी इस रूम में एक सेकेंड में 2 बार आया, एक आदमी एक सेकेंड में 4 बार आया, मतलब गया आया गया आया, तो जो बार बार आया हम क्या बोले, मोर फ्रीक्वेंटली आता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई काम जब हम लोग ज्यादा बार करते हैं क्या बोलते हैं, हम मोर फ्रीक्वेंटली वो काम करते हैं। यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो काम जितनी ज्यादा बार करते हैं हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जनरल मीनिंग फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एक सेकेंड मतलब यूनिट टाइम में किसी काम को कितनी बार किया गया वो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एसएचएम में या वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया गया या कितना साइकिल पूरा हुआ। क्लियर है ना? लिख लीजिए इट इज ए नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, it is a number of oscillation completed in 1 second। अब बहुत ध्यान समझना जरा, टाइम पीरियड क्या होता है जल्दी बताओ। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है, 1। तो देखो मान लो टी जो है, टी टाइम पीरियड है यानी टी सेकेंड, तो इन टी सेकेंड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना होता है जी, 1। यही है ना टाइम पीरियड में, तो टी सेकेंड अगर टाइम पीरियड है तो ऑक्सीलेशन कितना पूरा किया, 1। पर फ्रीक्वेंसी में आप टी सेकेंड में नहीं खोजते, फ्रीक्वेंसी में कितने में खोजते हो, 1 सेकेंड में। तो देयरफॉर इन 1 सेकेंड, बताओ 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना हो जाएगा, 1/t। यही फॉर्मूला हो जाता है फ्रीक्वेंसी, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, यही डेफिनेशन है। यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है 1/t। इसी को बोलते हैं इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर? इसका यूनिट खोजने जाओगे तो मिलेगा पर सेकेंड, सेकेंड की पावर -1। और इसी को एक साइंटिस्ट के नाम पे हर्ट्ज भी बोलते हैं। इसकी यूनिट जो है टाइम पीरियड या हर्ट्ज, टी की पावर -1 इसकी डायमेंशन हो जाता है। क्लियर? ओके। फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या एक और नाम है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको आप बहुत अच्छे समझते हैं, ओमेगा, समझ पा रहे हैं? और एंगुलर वेलोसिटी से ये अच्छे समझ में आएगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एक साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 2π। समझ पा रहे हैं? एक साइकिल में कितना डिस्प्लेसमेंट, 2π। तो ये हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बाय नीचे टाइम t, तो ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है 2π/t। देखो ये सब ना आपको फॉर्मूला बार बार भूलते हो, क्यों भूलते हो, क्योंकि हम समझते नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक साइकिल जब एक सर्कल पूरा हो गया तो कितना एंगल चला, 360 रेडियन, उसी को क्या बोलेंगे, 2π। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π और टाइम t। अच्छा, इस दोनों में एक रिलेशन भी होता है, क्या रिलेशन, 1/t को क्या बोल सकते हैं, f। तो ओमेगा का एक रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। अच्छा, ओमेगा का जो यूनिट होगा, इसकी जो यूनिट होगा जरा खुद बताओ क्या यूनिट होगा। 2π क्या है,
रेडियन, नीचे क्या है सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड है ना, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड आई। अब देखिए छोटा छोटा बहुत सारा फॉर्मूला बनते जा रहा है, कल सब पे क्वेश्चन कराएंगे, आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए कंसेप्ट समझ के रखो। अब अभी अभी हम लोग बनाए थे वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा बाई टी और c इक्वल टू लैम्डा बाई टी। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अब बताओ 1/t को क्या बोल सकते हैं, f, फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हैं? ये फॉर्मूला अभी भी आपको समझना है और लाइट चैप्टर में भी समझना है। लाइट चैप्टर का वन ऑफ द, लाइट ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय मॉडर्न फिजिक्स में भी बार बार काम आएगा। ठीक है, अब एक मजे की बात ध्यान समझो, क्या c कांस्टेंट होता है? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। समझ पा रहे हैं? यानी प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट। क्या बात समझ पा रहे हैं? और इसीलिए यहां पे एक बात बनकर आएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी से। इसलिए बाद में देखेंगे रेडियो वेव एनर्जी बहुत कम पर उसकी वेवलेंथ 1-1 किलोमीटर का होता है, इसीलिए उसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे हमेशा। इतना तो अभी दिमाग में बैठा ही लीजिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें आप धीरे धीरे माइंड में बैठाते रहिए। तो आखिर क्यों चेंज होता है, जैसे बहुत ध्यान से समझिए, जैसे ये इसी को ले लो, v इक्वल टू है लैम्डा एफ। तो v जो है मीडियम के साथ चेंज करता है। आखिर क्यों चेंज करता है? आंसर है लैम्डा मीडियम के साथ क्या करता है, चेंज। समझ पा रहे हैं? अच्छा, फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज कर देगा? बहुत ध्यान समझिए, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के साथ चेंज नहीं होता है। नोट करके लिखते जाइए। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन सोर्स ओनली। फ्रीक्वेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन सोर्स ओनली। चाहे उसी में लिख भी लो, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। चाहे उसी में कोमा देकर लिखी लो, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ वेलोसिटी, ऐसे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा क्या? खुद से सोचो। टी को क्या लिख सकते हैं, 1/f। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम ही तो है लगभग। तो जब ये डिपेंड नहीं करेगा तो ये भी डिपेंड नहीं करेगा। मैंने लिखाया नहीं पर दिमाग में बैठा लीजिए। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे ही सिर्फ डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। सेम उसी तरीके से टाइम पीरियड भी सोर्स पे ही डिपेंड करेगा, मीडियम पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड। तो डिपेंड करता कौन है? आंसर है वेवलेंथ। करता कौन है? वेवलेंथ। इसीलिए वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिपेंड ऑन मीडियम या प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अब एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, बहुत ध्यान समझना, लॉजिक लेना। अभी तक जो बातें की, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेगा? सोचो, वेलोसिटी, किसी वेव की वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या एक दूसरे पे डिपेंड करेगा? सोचो, देखो आपके सामने रिलेशन। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स पे। ठीक, लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। ठीक है, अच्छा, इसके मीडियम पे डिपेंड होने से
वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड हो जाता है? मीडियम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं बोल रहा हूं क्या इसमें और इसमें कोई रिलेशन है? आंसर है कोई रिलेशन नहीं। रिलेशन नहीं है मतलब फॉर्मूला तो है, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, पर डिपेंडेंसी नहीं। समझ पा रहे? किसी वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। समझ पा रहे? फिर से बोलो, मैं क्या समझा रहा हूं। किसी वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ने या कम होने से उसकी स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। लो, कुछ समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देते हैं। ईएम वेव जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गामा रे का, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा रेडियो वेव का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? या उससे भी अलग अलग जाओगे तो आपको पता चलेगा जैसे कलर है, सब रेड ग्रीन येलो सब विजिबल लाइट है, सब कलर का फ्रीक्वेंसी सेम या अलग? लो, हर कलर का फ्रीक्वेंसी सेम या अलग? सेम या अलग? अलग ना, ठीक है ना? पर क्या हर कलर अलग अलग स्पीड से चलेगा, सेम स्पीड से चलता है? सेम स्पीड से, लाइट के स्पीड से सब चलेगा। तो मेरी बात समझ पा रहे? फ्रीक्वेंसी के कम ज्यादा होने, फ्रीक्वेंसी सोर्स है, उससे इसकी स्पीड को कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन भी आता है, ईएम वेव की कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है? आंसर है स्पीड। चाहे गामा रे हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे रेडियो वेव हो, सभी वैक्यूम में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। सभी वाटर के अंदर 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। जैसा मीडियम है, मीडियम से स्पीड चेंज होगा पर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होगा। बात समझ पाए? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। देखिए, वेलोसिटी ऑफ वेव इज velocity of wave is independent of frequency. Velocity of wave is independent of frequency. Velocity of wave is independent of frequency. फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और टर्म है, एक और टर्म है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है इंटेंसिटी। इसमें भी बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है। इंटेंसिटी, ठीक है? आई इंडिकेट कर दीजिए। बहुत ध्यान सुनना मेरी बातें। मैं ना अभी माइक ऑफ कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं जो, मैं माइक ऑफ कर दिया, आपको कुछ सुनाई पड़ा? मैंने माइक ऑन कर दिया, आपको सुनाई पड़ा? तो आपको 2 बार सुनाई पड़ता है। एक बार मैं माइक ऑफ करता हूं तो आपका वॉल्यूम आपको लेस सुनाई पड़ता है, मतलब धीरे सुनाई पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे? जब मैं माइक ऑन कर रहा हूं तो आपको वही बातें आपको जोर का सुनाई पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी अलग है या सेम है? आप सोचो। मैं पूछ रहा हूं फ्रीक्वेंसी, आपको 2 बार सुना है, सेम बातें सेम, इंसान सेम, मेरे बोलने का तरीका भी सेम है। सिर्फ आपको एक बार स्पीकर आपके कान के पास रख दिया गया या किसी भी तरीके से आपको वही वॉल्यूम जोर का सुनाई पड़ा, है ना? या मान लो एक ही सिंगर का कोई म्यूजिक ले लिए, एक बार वॉल्यूम फुल करके सुन रहे, एक बार वॉल्यूम कम करके सुन रहे। वॉल्यूम कम ज्यादा करने से क्या उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रहा है? ये सोचो। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या सिखाया था? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अब खुद से सोच कर जरा देखिए, सेम होता है अलग होता है? ये सब ना क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोचो, फ्रीक्वेंसी बदलता होगा, सेम रहता होगा? आंसर सेम रहता है। अगर उसको जैसे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे आजकल 2x वाला सिस्टम आ गया, 3x वाला, समझ पा रहे हैं? वो 2x कर देंगे तब फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, वो जल्दी नंबर ऑफ साइकिल जल्दी कंप्लीट होने लगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे मैं तेजी बोलने लगा तब मेरी फ्रीक्वेंसी बदलेगा, ना कि जोड़ के बोलने से फ्रीक्वेंसी बदलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब है 1 सेकेंड में कोई काम कितनी बार हो रहा है। धीरे हो रहा है, जोर हो रहा है, उससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मैं एक वर्ड जितना देर में बोल रहा हूं, अब आपको माइक में सुनोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा और बिना माइक का सुनेंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा। मेरी बोलने की स्पीड तो वही है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम में सुनते हो तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, अलग रहता है?
सेम। क्या बात समझ पा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कब बदलता है? जब स्पीड बदल देते हैं। समझ पा रहे हैं? हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो हाई वॉल्यूम में बदलता क्या है? आखिर क्या है जो वॉल्यूम ज्यादा होता है? आंसर है इंटेंसिटी। बोलते जोर से चिल्लाने वाला, इंटेंसिटी ज्यादा। क्लियर है? तो इंटेंसिटी जो है ना, वो डायरेक्टली संबंध है एनर्जी से। इंटेंसिटी जो है ये एनर्जी से, ठीक है। तो इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी होता है, एनर्जी को मैं ई लिख रहा हूं। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी जूल एनर्जी आया, उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो वही 1 सेकेंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ज्यादा एनर्जी आएगा, ज्यादा साउंड आएगा, इसीलिए हम बोलेंगे लाउड सुनाई पड़ रहा है या ज्यादा इंटेंसिटी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट मैं नीचे लिख देता हूं, डेरिवेशन हमें नहीं करना है। 2π² f² a² रो इंटू v, ठीक है। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, रो है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, v है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने कितनी बातें समझे, सॉरी कितनी बातें समझे? इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये डायग्राम बनाएंगे। देखिए, टू वेव ए एंड बी, टू वेव ए एंड बी traveling with same speed, in same medium as shown in figure. Same speed and same medium as shown in figure. Find the ratio of intensity. Find the ratio of intensity of both wave. Ratio of intensity of both wave. ठीक है, आइए इंटेंसिटी का आपके सामने फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से देखिए। दोनों वेव का क्या क्या सेम है? हेलो, क्या क्या सेम है? मीडियम सेम, मीडियम सेम का मतलब उसका डेंसिटी भी क्या रहेगा? सेम। तो ये सेम है, स्पीड भी सेम है, समझ पा रहे हैं? और 2π² तो सबका सेम ही रहता है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कि हमारा जो इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। और ये ऐसा नहीं हमेशा होगा, यहां पे हुआ ऐसा क्योंकि ये दोनों सब सेम है, ठीक। आइए, तो हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ ए बाय इंटेंसिटी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ ए बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, यही होगा।
अब डायग्राम देखिए जरा, ए का एम्पलीट्यूड ए स्मॉल ए दिया हुआ है और बी का एम्पलीट्यूड कितना है 2a। फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता सकते हैं। देखो मान लेते हैं लेट, ध्यान देखिए, लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज एफ। अगर बी का फ्रीक्वेंसी एफ हो, बी का फ्रीक्वेंसी एफ हो तो ध्यान से देखना फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना है। एक बात बताओ, बी ने एक टाइम पीरियड में, जितनी टाइम पीरियड में एक साइकिल पूरा किया, इसका एक टाइम पीरियड यही हुआ ना जी। बी ने एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लिया, उतनी टाइम में ए ने कितना साइकिल पूरा कर लिया 2, यानी उसका फ्रीक्वेंसी डबल हुआ या आधा हुआ। सोचो, फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में कितनी बार चीजों को कंप्लीट करते हैं। इस टाइम में इसने एक बार चीजों को कंप्लीट किया, जबकि इसने एक बार कितने बार कर लिया 2 बार। तो ए का फ्रीक्वेंसी 2, इसका फ्रीक्वेंसी 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या सिंपल बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी ए का फ्रीक्वेंसी इसके डबल है, उतने ही टाइम में इसने 2 बार साइकिल पूरा कर लिया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2f। सबकी वैल्यू डालिए 2f। देखो जरा, ए का फ्रीक्वेंसी डालोगे 2f और ए का एम्पलीट्यूड डालोगे a, बी का डालोगे 2a और बी का एम्पलीट्यूड है 2, बी का एम्पलीट्यूड 2a, सॉरी बी का 2a और फ्रीक्वेंसी f हो गया है ना। तो देखिए सब मिलाकर, अच्छा इसका पावर होल स्क्वायर भी डालोगे तो सब मिलाकर 1 ही आ जा रहा है, 1:1। ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा, डाल के देखो ना। तो एम्पलीट्यूड बढ़ा, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दोनों ये हो गया।